बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो जनरली हमारा जो रेस्पिरेशन हमने इसको अच्छे से रीड कर लिया है और अब इसके जो भी नोट्स हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे समझो कि हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जनरली रेस्पिरेशन में दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग और एक हमारा होता है रेस्पिरेशन। ये दोनों थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं, है ना। ब्रीदिंग में जैसे हम लोग क्या होता है कि ब्रीदिंग में हम लोग गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, तो इसको हमने क्या दिया ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा कि ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, कैसे क्या बॉडी के अंदर जा रहा है और कैसे वो बर्न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये हमारा आएगा रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ऐसे लिख लो कि रेस्पिरेशन इंक्लूड्स include two separate phenomena. टू सेपरेट फिनोमेना होता है, ठीक है, टू सेपरेट प्रोसेस होता है। पहले इसमें हमारी आती है ब्रीदिंग, जैसे जनरली एक ही बोल सकते हो लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है, ब्रीदिंग। और एक हमारा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब सेल में कैसे क्या इनटेक कर रहा है, आउटटेक कैसे हो रहा है, सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रीदिंग बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ब्रीदिंग की देखो अगर हम बात करें तो क्या होता है, द इनटेक ऑफ क्या, ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है। एंड द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज क्या दिया जाए, रिलीज क्या दिया जाए, एंड रिलीज ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो यही क्या है, ब्रीदिंग है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। अब इसमें हमारे रिदमिक मूवमेंट होते हैं। रिदमिक मूवमेंट मसल्स जो होती हैं उसमें क्या होती हैं, रिदमिक मूवमेंट में कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहता है, जैसे सांस लो और सांस छोड़ो बार बार, तो मसल्स क्या होते हैं, रिदमिक मूवमेंट होता है, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है, और यही इसी में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, सेलुलर रेस्पिरेशन। हमें इसी को पढ़ना है, ठीक है ना, दिख रहा है, ओके। तो देखो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा कि अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, जिसमें क्या होती हैं सेल्स में हमारी जो भी एनर्जी हमें जो मिली थी, जैसे जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिला था वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद फिर हमें क्या मिलती है, वहाँ से एनर्जी मिलती है। मतलब ग्लूकोज हमें एनर्जी कब देगा, जब वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा, रिएक्ट करेगा, तभी एनर्जी मिलनी है, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिख लो कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो जनरली होता क्या है, इन विच सुगर्स ब्रेक इनटू, कहाँ ब्रेक होंगे, सेल में, ब्रेक इनटू सेल्स एंड गिव्स, ब्रेक इनटू सेल किसके हेल्प से, ब्रेक इनटू सेल्स विथ O2 ऑक्सीजन की हेल्प से, और क्या देंगे, एंड गिव्स एनर्जी, और क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब इस प्रोसेस में एक हम लोग शॉर्ट में ऐसे पहले तो समझ लेते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। तो एनर्जी इज रिलीज्ड, ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है, भी ये शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ATP। ध्यान रखना, पूछा जाता है कभी कभी। अब देखो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये जनरली कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, याद है कौन कौन सा, एरोबिक और एनारोबिक। तो टू टाइप्स होते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो टू टाइप्स के होते हैं।
फर्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने, इसमें पहले यहाँ बता दो 2 टाइप्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो एक हमारा होता है एरोबिक, एरोबिक AEROBIC, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड दूसरा एनारोबिक, तो एनारोबिक में क्या हो जाएगा, इसमें बस AN लगा दो, AN सेम वही स्पेलिंग AEROBIC, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर हुई बात? चलो अब हम बारी बारी से इनके बारे में सीखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब देखो ये सब सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चलेंगी, पहले पढ़ चुके हैं, अब लिख लेते हैं डिटेल में, तो अब भूलोगे भी नहीं, या मान लो आसानी से याद भी रहेगा। बस तुमको एक बार जा करके फिर से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, घर पर पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहली हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट हेडिंग लगा लो क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो तो इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से अगर ग्लूकोज का अगर ब्रेकडाउन होगा तो सही हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो लिख लो क्या, द ब्रेकडाउन। भाई अगर कोई पूछे कि क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन तो क्या बताओगे, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज with the help of ऑक्सीजन, या O2 भी लिख सकते हो, with the help of ऑक्सीजन। और कौन सा वाला ऑक्सीजन, वो वाला नहीं कि लगा लिया और ऑक्सीजन लिए जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक वाला ऑक्सीजन। ठीक है, वो तो रेयर केसेस में लगाते हैं, जब बहुत ज़्यादा जब कमी हो जाती है बॉडी में ऑक्सीजन की, तब हम लोग वो सब यूज़ करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड, लिख लो, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब होता क्या है जनरली, तो सबसे पहले हमारा जो ग्लूकोज है, जो कि कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो पहले किसमें ब्रेक होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। तो जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइरूवेट। याद है सब, उसी को हम लोग लिख लेते हैं ना। अब तो दूसरे स्टेप, अब ये तो बात हो गई कि भाई है क्या चीज़, अब समझते हैं कि होता कैसे है। तो क्या हमने बताया, द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन। क्या होगा भाई, ब्रेक डाउन होगा, किसका, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और ब्रैकेट में बता दो क्या है कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, 6 कार्बन सब्सटेंस है। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, किसमें ब्रेक होता है, इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। 3 कार्बन मॉलिक्यूल में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइरूवेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉल्ड पाइरूवेट, PYRUVATE, पाइरूवेट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मतलब इसको हम लोग थोड़ा इक्वेशन के थ्रू समझ लेते हैं। क्या हो गया, देखो हमने कहा भाई मेरे पास था ग्लूकोज, हमें मिला। अब इस ग्लूकोज का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हुआ। किसमें ब्रेक डाउन हुआ, पाइरूवेट में। पाइरूवेट में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, और साथ में और क्या निकला, पाइरूवेट जनरली है क्या, तो ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, और साथ में क्या निकला, प्लस एनर्जी भी निकली। पाइरूवेट बना और साथ में क्या बन गया, एनर्जी बनी। अच्छा, अब देखो ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज का, कभी कभी पूछता है कि क्या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस।
पायरुवेट जो बन रहा है ग्लूकोज से, किसमें, पायरुवेट में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ऐसे करके लिख लो कि ये जो प्रोसेस है इसके ऐसे नीचे करके लिख लो कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। GLYCO ग्लाइको, LYSIS ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और ये जनरली कहाँ होता है, सेल्स में। तो इसको क्या बोलते हैं, सीटो सेल्स, है ना, साइटोसोल्स बोलते हैं, साइटोसोल बोलेंगे, ठीक है, CYTOSOL, साइटोसोल। जिससे सेल मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है, बताया थे। ये बात हो गई, ठीक है। अब अगर मान लो तुमसे कभी ये जो पायरुवेट है, अगर तुमसे अगर कभी इसका अगर फॉर्मूला पूछ ले कि चलो भाई इसका फॉर्मूला बता दो, तो इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा लिख लो। ये एसिड के फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो जो पायरुवेटिक एसिड है इसका फॉर्मूला लिख लो, ऐसे ऐसे करके लिख लो कि जो हमारी पायरुविक एसिड के फॉर्म में बनेगा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो जनरली हो जाता है ये तुम्हारा CH3C, और यहाँ पर रहेगा तुम्हारे पास डबल बॉन्ड O और COOH। देखो जिसके पास भी COOH लास्ट में होता है ना, वो हमेशा एसिड होता है। अभी पढ़ोगे कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले में, है ना, एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो कैसे पहचानते हैं एसिड है, तो लास्ट में COOH होना चाहिए। और देखो 3 कार्बन का है भी, 1 2 3, ये होता है, फॉर्मूला भी लिख लो। बाई चांस मान लो अगर किस्मत खराब हुई, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया तो हाँ, ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हमें फिर पता था, हमने पढ़ा था, और भी बताओ और क्या चीज़ें याद हैं, कहानी की तरह तुम लोग पढ़े ही हैं। क्या पता था कि ये जो पायरुवेट ब्रेक हुआ है, तो फर्दर अब ये जो पायरुवेट है इसका भी जो ब्रेकडाउन है वो भी अब 2 तरीके से होता है। सफिशिएंट ऑक्सीजन अगर मिल गया तब तो ठीक है भाई, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या आने लगती है बॉडी में, क्रैम्पिंग, है ना, याद आ रहा है सब, कहानी की तरह तुम सब पढ़े हैं। अब इसमें भी दो कंडीशन है। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल गया, हमने कोई जिम नहीं किया, मस्त अभी हम खा रहे हैं पड़े हुए हैं मगरमच्छ की तरह, तो बढ़िया सा हमें हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, अच्छी सी हमें एनर्जी मिल जाएगी। ये फॉर्मूला है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, सब पढ़ेंगे हम लोग। अभी फिलहाल अभी इसको रट लो थोड़ी देर के लिए। COOH बहुत आसान सी सब चीज़ें हैं, जब पढ़ेंगे ये सब तो क्या हो गया, अच्छा ये वही था क्या ये चीज़। तो फिलहाल CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ठीक है। कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी ये हमेशा 4 रखते हैं, 1 2 3 4, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, देखो 4 है ना, बैलेंस्ड है, ठीक है। फिलहाल पढ़ेंगे इस चीज़ को हम लोग बड़े इजीली पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या कहा कि अब ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन भी है, ये भी फिर 2 पार्ट में बढ़ जाता है। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिला तब तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर क्या आती है बॉडी में, क्रैम्पिंग आती है। क्योंकि तुमने ढेर सारा डंबल उठा लिया, मान लो 50 kg का डंबल उठा लिया, 10 kg का 20 kg का उठा लिया, तो अचानक से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो गई, क्योंकि उस जगह पर बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होगा, फिर एनर्जी चाहिए होगी, है ना। तो उतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं मिल पाई, तो क्या हो जाता है, वहाँ पर क्रैम्पिंग आ जाती है। यही तो पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो फर्दर इसको हम फिर से आगे देखो ब्रेक डाउन करते हैं। क्या ब्रेक डाउन of pyruvate, further breakdown of pyruvate in 2 ways। अब ये 2 तरीके से टूटता है। पहला याद है क्या बोलेंगे कि मान लो अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या बोल दिया जाए कि इफ सफिशिएंट ऑक्सीजन O2 इज अवेलेबल, इफ सफिशिएंट ऑक्सीजन क्या हो गया, अवेलेबल हो गया, तो क्या होता है, जो हमारी पायरुवेटिक एसिड है, जो पायरुविक एसिड है वो एंटर करेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये प्रोसेस फिर कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और फिर वहां से वो ब्रेकअप होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा। किसमें ब्रेकडाउन होगा,
तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी में, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर अवेलेबल हुआ सफिशिएंट अमाउंट में तो क्या होगा, इसका जो ब्रेकडाउन होगा पायरुविक एसिड का, ये जो पायरुविक एसिड है वो कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का बनाएगा और प्लस क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। और वही जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है ना, उसी को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं। बात क्लियर हुई? तो हमने कहा कि सफिशिएंट ऑक्सीजन इज अवेलेबल, द पायरुविक एसिड enters into mitochondria। पायरुविक बोल रहे हैं, पायरुवेट बना और ये कौन सी एसिड बनाएगा, पायरुविक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो क्या बताया जाए कि इट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ब्रेक अप into 3 molecule of CO2। CO2 का कितना मॉलिक्यूल बना देगा, ये देखो CO2 है, इसके आगे 3 लगाएंगे तभी तो कार्बन की, भाई ये तो क्योंकि पायरुवेट जो है वो तो 3 कार्बन का है ना, तो 3 कार्बन भी तो फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलना चाहिए ना, तो निकल गया CO2 के फॉर्म में। और ये वही CO2 है जो हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी से रिलीज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? ये वही वाला CO2 है, और साथ में क्या मिल गई, एनर्जी भी मिल गई, काम खत्म। ठीक, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कहाँ एंटर करी, माइटोकॉन्ड्रिया में, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या, एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड ब्रेक अप इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, ये तो ब्रेक हो गया। एंड जो अदर प्रोडक्ट है, भाई जो चीज मिलनी चाहिए, क्या अदर प्रोडक्ट आर एनर्जी एंड वाटर। अदर प्रोडक्ट के फॉर्म में एनर्जी मिल गई और वाटर मिल गई, क्योंकि इतने सारे ऑक्सीजन भी तो हैं और हाइड्रोजन भी हैं, तो वाटर के फॉर्म में और रिलीज हो गया सारी चीजें। तो कहने का मतलब क्या, अब इसका भी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या हुआ, देखो हमारे पास क्या था, पायरुवेट था, सफिशिएंट क्या लिख दिया जाए, हमें क्या मिल गया, सफिशिएंट O2 मिल गया, दिख रहा है क्या इतना छोटा, हाँ सफिशिएंट O2 मिला, ऑक्सीजन मिला, सफिशिएंट O2 मिल गया। तो और ये तो ये जो प्रोसेस है कहाँ हो गया, इन माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोसेस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या मिलेगा, CO2, और क्या मिलेगा, एनर्जी, और क्या मिलेगा, H2O। ये हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये ही बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है। ये ब्रेक कर करके लिखवा रहे हैं, एनसीईआरटी में ऐसे कहीं नहीं मेंशन है, ये अलग अलग करके लिखवा रहे हैं ना, ताकि तुम लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। ये बात हो गई किसकी, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हमें ऑक्सीजन मिल गया। अब आते हैं पेनफुल वाले चीज़ों पर। भाई बड़ा दर्द होगा क्या, जब अचानक से उठा लो 10 kg का डंबल, कल जो है फिर सुबह, दूसरी सुबह हाथ फिर उठाने लायक नहीं रहोगे, कहोगे ये क्या हो गया। चलो, तो क्या होता है समझ लेते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है। तो हमने कहा कि इफ़, क्या बोल दिया जाए आप, सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, क्या बोल दिया जाए, इफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो क्या होगा, अब जो पायरुवेट है वो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो पायरुविक एसिड होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। कल ही तो बताया गया था, इफ लैक ऑफ ऑक्सीजन देन पायरुविक एसिड is converted into
लैक्टिक एसिड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? इन आवर मसल सेल, इन आवर सेल या मसल सेल कह दो, मसल सेल। अब ये जो लैक्टिक एसिड है इसका भी जनरली हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इसमें देखो, इसका जो लैक्टिक एसिड ये हमने जो लिखा है इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेना, साइड में कहीं कहीं भी लिख लो साइड में। ये होता है तुम्हारा CH3COHCOOH, ये होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। याद रख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको समझने की कोशिश मत करो, पल्ले नहीं पड़ेगा। पूछ सकता है, मैं भी कह तो रहा ना, या मान लो नहीं तो और कहीं किसी अगर अदर एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करोगे तो उसमें काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया? लैक्टिक एसिड मिल गया। और इसी की वजह से बॉडी हमारी क्या करने लगती है? पेन करने लगती है, क्रैम्पिंग आ जाती है बॉडी में। तो कहते हैं ये मेरा ये वाला पोर्शन दर्द कर रहा है, आज मेरा ये हाथ दर्द कर रहा है, कल 20 किलो की बाल्टी उठा लिए थे तो ये मेरा हाथ दर्द करने लगा है। तो रीज़न क्या होता है? यही होता है, क्योंकि अचानक से सारा ऑक्सीजन वहाँ का खत्म हो जाता है, और जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो तुरंत जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमने किसका प्रोसेस देख लिया? हमने कौन सा प्रोसेस देख लिया? एरोबिक प्रोसेस देख लिया। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी? एनारोबिक प्रोसेस की बात करते हैं। चलो आ जाते हैं एनारोबिक प्रोसेस पर। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो। दूसरा जो हमारा पार्ट था वो क्या था? एनारोबिक। एनारोबिक प्रोसेस या रेस्पिरेशन कह लो, एक ही चीज़ है। ये क्या है, कैसे होता है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एनारोबिक अगर मान लो कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज एनारोबिक प्रोसेस, तो सबसे पहली चीज़ में क्या बताएंगे कि दिस इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज ब्रेक डाउन विदाउट हेल्प ऑफ ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो लिख दो इसमें क्या एनारोबिक प्रोसेस में क्या लिख दो? The process in which glucose is break down in pyruvate without help of, या absence लिख दो, है ना, in absence of oxygen। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। अब इसमें हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलता है? याद रखना था, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये भी रिलीज करेगा, और साथ ही साथ ये एक और चीज और रिलीज करता है, एथेनॉल। इसीलिए हम लोग जो अल्कोहल वगैरह जो बनती है ना, वो किसके थ्रू बनाते हैं? छोटे छोटे माइक्रोब्स के थ्रू ही बनाते हैं, उसको सड़ाते हैं ना। सड़ाने का क्या मतलब है कि इसमें वही ईस्ट आ जाती हैं, और वही ईस्ट अब क्या करेंगी? अल्कोहल बनाएंगी। क्योंकि ईस्ट में हमने पढ़ा था कि ये प्रोसेस कौन करता है? ईस्ट करते हैं, और ईस्ट बनाते क्या है? फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल। याद आया? एथिल अल्कोहल बनाते हैं। तो जब भी कुछ वगैरह ये सब चीज़ें जैसे बने, जैसे मान लो बियर अगर बनाना हुआ, चावल का, दाल का, गेहूं का, इन सभी का भी बनता है। ग्रेप्स का अगर बनाना हुआ तो उसको छोड़ दिया जाएगा सड़ने के लिए। तो आखिर सड़ने का क्या मतलब है? सड़ने का मतलब ये है कि उसमें आ जाती हैं ईस्ट, और अब अगर ईस्ट आ गई तो पता है कि ईस्ट अपना डाइजेशन कैसे करता है? ग्लूकोज वो भी लिया, खाया, ग्लूकोज लिया, भाई वो जो गेहूं है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज में लेगा, मिल गया ग्लूकोज। अब उसके बाद उसने उसको डाइजेस्ट करके इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। अब फर्दर उस पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा,
तो किसमें ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ एथिल अल्कोहल भी बन जाएगा जिसको हम लोग एथेनॉल भी बोलते हैं, और वही एथेनॉल को हम लोग पी लेते हैं। बात समझे? हाँ, उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोगों का तो कंजप्शन वाला प्रोडक्ट है ना। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं क्या कि जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट इज एथेनॉल। ऑल बोलते हैं, ध्यान रखना, एथेनॉल ऑल बोलते हैं ना, अल्कोहल, एथेनॉल एंड CO2। एथेनॉल मिलता है और CO2 मिलता है। क्या था और कौन सा टाइप था भाई, बताओ जरा। और कौन सा टाइप बताया थे, बताओ बताओ, देखो कौन सा टाइप। तो यही तो बता रहे हैं। तो एक होता है एथेनॉल, एक होता है मेथेनॉल। तो मेथेनॉल नहीं पी सकते, मेथेनॉल होता है जहर। ठीक है, वो पियेंगे तो सीधे ऊपर चले जाएंगे। हम लोग एथेनॉल पीते हैं। तो ये ईस्ट जो है ना, ये अच्छा, ये एनारोबिक प्रोसेस का नहीं, ये एनारोबिक प्रोसेस कौन करता है, ईस्ट। हम कब बोले, देखो ये जो एनारोबिक प्रोसेस है ये कौन करता है, ईस्ट। ठीक है, और ये जो एरोबिक प्रोसेस है ये सब हम लोग करते हैं, एनिमल, ह्यूमन, कुछ कोई भी कर सकता है। लेकिन एनारोबिक प्रोसेस कौन करेगा, जैसे उसका अगर एग्जांपल पूछता है कि व्हाट इज द एग्जाम, हु डज द एनारोबिक प्रोसेस, तो एक एग्जांपल बता सकते हो, ईस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, तो इसमें वही चीजें बता दो क्या होता है, हाउ, कैसे होता है कन्वर्ट। अब अगर सवाल आता है कि हाउ, तो इसमें बता दो, आगे मेंशन कर दो। द फर्स्ट स्टेप is breakdown of glucose into किसमें, पायरुवेट में। पायरुवेट में ब्रेक डाउन किया एंड फर्दर कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड CO2। हो गया, एंड एनर्जी भी उसको मिल गई। एनर्जी भी मिल गई। ठीक है, तो दिस प्रोसेस अकर इन बैक्टीरिया एंड ये लिख लो एग्जांपल। दिस प्रोसेस इज अकर्ड इन बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ठीक है, जैसे ब्रेड देखिए, कभी कभी ब्रेड खट्टा लगने लगता है। अगर 2 दिन अगर रख दो मान लो कहीं, तो उसके बाद, या फिर अगर ब्रेड जैसे मान लो दुकान से भी लाए, बोल दिया कि ये तो ताज़ा है, और हो गया 2 दिन 3 दिन का, तो खाते तो कैसा लगता है, थोड़ा सा नमकीन टाइप सा लगने लगता है वो, है ना। तो उसमें क्या आ जाते हैं, हाँ वही कह रहे हैं, स्मेल आने लगती है, और खाओगे भी तो हल्का सा नमकीन टाइप सा लगने लगता है। तो ये वही आ जाते हैं, उसमें ईस्ट आ जाते हैं। बोलते हैं दुकानदार ताज़ा है, फ्रेश है, आज का है, लेकिन दे देते हैं 3 दिन का दे देते हैं। तो अगर ऐसा है तो समझ लो, अगर खट्टा लग रहा है या फिर अगर स्मेलिंग आ रही है हल्की हल्की, तो समझ लो कि वो ख़राब हो चुका है, उसमें ईस्ट आ चुके हैं, तुम्हें नहीं खाना है। नहीं तो ये माना जाएगा तुमने अल्कोहल पी लिया, क्योंकि है तो ईस्ट। क्या प्रोड्यूस कर रहा, और भाई और क्या क्या वो प्रोड्यूस कर रहा होगा, एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा होगा। हाँ, हाँ भाई, तो और क्या, तो ये सब हार्मफुल चीज़ें थोड़ी ना हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पर हार्मफुल नहीं है। ब्रेड भी बनता है तो ऐसे ही बनता है, बनता तो ऐसे ही है। जो फूलने का काम होता है वो कौन कराता है, ईस्ट ही कराता है। ठीक है, तो बट उसको फिर सेका जाता है, क्या कैसा फैक्ट्री होता है वो अलग बात है, वो सब बात की प्रोसेस है। उनको किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। फिलहाल आ जाओ अपने टॉपिक पर आगे। ये बात क्लियर हुई? तो अब इसका भी हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, नहीं छोड़ दो, इसका इक्वेशन क्या हो गया, वही चीज़ है, एक ही चीज़ है।
अब तो ये यहाँ से यह सारी चीज़ें हमने एरोबिक एनारोबिक हमने देख लिया। अब देखो जो एनर्जी जो रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, है ना, तो इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। तो जो एनर्जी कैसे रिलीज होती है? एटीपी के फॉर्म में। ये एटीपी सिंपल सी बात है, हमने क्या बताई है कि ये एनर्जी करेंसी है। अच्छा, तुमको ये बाल्टी उठाना है, लो इतनी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। अच्छा, तुमको एक छोटा सा गिलास उठाना है, लो इतनी सी एनर्जी। तुम्हें 20 किलो की बाल्टी उठानी, लो इतनी एनर्जी। तो ये एनर्जी करेंसी है। जिस तरीके से बताए थे ना, करेंसी का मतलब क्या, कि अगर एक ब्रेड लेना होगा तो जो भी उसका कॉस्ट है वो दोगे, 10 ब्रेड लेना होगा तो जो उसका कॉस्ट है वो दोगे। वैसे ही एटीपी है, ये एनर्जी करेंसी की तरह काम करती है। थोड़ा बहुत अगर काम करना होगा तो थोड़ी सी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगी। बात समझ आ रही ना? ये ध्यान रखो। तो अचानक से ऐसे नहीं मिलता भाई, ये एक बैलेंस्ड वे में है। पता चला काम करना था छोटा, ढेर सारा एनर्जी मिल गया, तो वेस्ट ही तो हो जाना है ना। तो वैसे ही ये एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी। ध्यान रखना इस बात को। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एटीपी के बारे में देख लेते हैं। हमने कहा कि भाई एटीपी हमारी क्या है, तो ऐसे नोट करके लिख लो क्या, कि हमारी जो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं, ये एक एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी है। मेरे को इतना बाल्टी उठाना है तो लो इतनी एनर्जी, एक जग उठाना है, एक गिलास उठाना है, चलो इतनी एनर्जी, इतने साउंड में बोलना है तो लो इतनी एनर्जी, बहुत चिल्ला करके बोलना है, लो इतनी एनर्जी। इस तरीके से एटीपी वर्क करता है। अब थोड़ा सा हम लोग एटीपी के बारे में समझते हैं। बात करते हैं कि भाई ये एटीपी जो तुम लोग को परेशान कर रहा है एंड एडीपी क्या चीज़ है, हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अलग हेडिंग लगा लो, क्या चीज़ है ये। तो पहली चीज़ हमने क्या बताई कि एटीपी हमारी क्या है, एक एनर्जी करेंसी है। अब ये एटीपी बनता कैसे है, तो विद द हेल्प ऑफ एडीपी। तो कैसे बनता है, देखो एडीपी प्लस यहाँ पर एक फॉस्फेट मिलता है। फॉस्फेट, ये सब सारी चीज़ें हमारे बॉडी में फूड के ही थ्रू मिलेंगी, फॉस्फेट मिलेगा। और ये पी के नीचे ऐसा लिख लेना, फॉस्फेट है ये, HOS फॉस्फेट। तो क्या मिलता है, एटीपी। अब देखो, अब ये अगर तुम जानना चाहो कि भाई ये एडीपी कैसे बना, देखो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना पढ़ा दी उतना सफिशिएंट है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा नॉलेज अगर लेना चाहते हो तो चलो देख लो। तो देखो ये अब तुमने कहा सर ठीक है, एटीपी तो समझ में आ गया कैसे बन रहा है, एडीपी प्लस फॉस्फेट से बन रहा है। फॉस्फेट हमारा ये कोई सब्सटेंस, जैसे जो डॉक्टर वगैरह जो दवा ववा भी देते हैं ना, उसमें फॉस्फेट की एक्सेस होती है, अधिकता होती है ना, हर एक चीज़ में। तो अब ये एडीपी कैसे बन रहा है, देखो अगर हम बात करें इस एडीपी की, इसको बोलते हैं एडोनोसिन डाइफॉस्फेट। फॉस्फेट एक सब्सटेंस है, जैसे कहते हैं ना फॉस्फोरस से जैसे मिलता है, जैसे कहते हैं ना, जैसे अगर वो लहसुन वगैरह अगर खा रहे हैं, अदरक वगैरह खा रहे हैं, तो लहसुन में बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस होता है। गार्लिक जो होता है ना, उसकी ऐसी स्मेलिंग क्यों होती है, तो उसमें फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। फॉस्फोरस ऐसा ही स्मेल करता है, ठीक है। तो ये सब एक सब्सटेंस है, ध्यान रखो। एडीपी की देखो हम अगर बात करें तो एडीपी जनरली है क्या, ये हमारा होता है एडीपी, ऐसे समझ लो कि ये कहाँ से बनता है, इट स्टार्ट्स विद एडेमाइन। एडेमाइन क्या बोलते हैं इसे, एडेमाइन। अब ये एडेमाइन का मतलब क्या है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये जो एडेमाइन है ना, ये कैसे मिलकर के बनता है, कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से। और ये सब मत पूछना कि सर ये सब कहाँ से मिलते हैं, वही सब जो हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उससे क्या बना, एडेमाइन बना। और एडेमाइन से क्या बना है, ठीक है। तो एडेमाइन क्या है, एक मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल है, ऐसा समझ लो, शॉर्ट में समझो, जिसमें ये सब सारी चीज़ें होती हैं, कार्बन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक। तो एडेमाइन समझ में आ गया। अब ये जो एडेमाइन है प्लस ये शुगर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। अब ये मत बोलना सर शुगर कहाँ से आया बॉडी में, ये तो पता है ना शुगर कहाँ से आया बॉडी। तो शुगर मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया और ये क्या बनाया, ये बनाया एडेनोसिन बनाया। क्या बोलते हैं इसको,
तो डॉक्टर ही बन जाओगे पढ़ लोगे तो। क्या बनाया? एडोनोसिन बनाया, एडोनोसिन बनाया, ठीक है। अब देखो ये जो एडनोसिन है, ठीक, और प्लस फॉस्फेट, ये वही वाला फॉस्फेट, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए और रिएक्ट करके बना दिए क्या? AMP। क्या बना दिए? AMP। अब ये जो AMP इसको हम लोग बोलते हैं एडोनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये AMP का मतलब क्या है? एडोनोसिन। ये जो बता रहे हैं ना एडोनोसिन, एडोनोसिन, ये कहां से बन रहा है? ये एडमिन से बन रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ये जो नाम दिया था ना ATP का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये एडोनिसिन क्या चीज है? दिखा? दिख रहा है एडोनिसिन कैसे बन रहा है? एडेमाइन प्लस शुगर मॉलिक्यूल से बन रहा है एडोनिसिन। अब एडोनिसिन और फॉस्फेट को रिएक्ट कराया तो बना AMP, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे, हाँ वही तो बता रहे हैं। हाँ बताओ, पहले समझ लो, 1 मिनट पहले समझ लो। ये तो जो बच्चे देख रहे होंगे, देखेंगे, उनको भी बाद में प्रॉब्लम कर। देखो एडोनोसिन क्या बोलेंगे? मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट समझते चलो, सब एक दूसरे से रिलेटेड है भाई। HAT, एडोनोसिन मोनोफॉस्फेट, हमने इसको बोल दिया। अब देखो, अब ये जो AMP है और प्लस फॉस्फेट है, P को हम लोग फॉस्फेट शॉर्ट में लिख रहे हैं, हाँ मोनो मीन सिंगल। तो ये AMP और फॉस्फेट मिलकर के क्या बना? ADP। बात समझ में आ गई? और वही ADP, अब नहीं पूछना कि सर ADP क्या है, कैसे बन रहा है। ADP हमारी बॉडी में ADP कैसे बन रहा है? अरे यही तो है। देखो सबसे पहले समझो, हमने कहा ATP कैसे बनता है, तो ATP बनता है ADP प्लस फॉस्फेट से। अब ये सर ADP क्या है? चलो ATP तो समझ में आ गया कि यहाँ ATP बन रहा है ADP से, लेकिन ये ADP क्या है? तो ADP एडेमाइन। अब ये एडेमाइन कैसे बनता है? C कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से, ये तीनों मिला तो क्या बन गया? एडेमाइन बन गया। ये एक मॉलिक्यूल है। अब ये रिएक्ट किया शुगर मॉलिक्यूल से, मतलब ग्लूकोज वगैरह कह लो, ठीक है, तो क्या बन गया? एडोनोसिन बन गया। और वही हम लोग एडोनोसिन बोल रहे हैं, एडोनोसिन डाइफॉस्फेट, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही बोल रहे हैं। एडोनोसिन बन गया। अब ये एडोनोसिन रिएक्ट किया फॉस्फेट से, तो क्या बन गया? एडोनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। अब ये मोनोफॉस्फेट, एडोनोसिन मोनोफॉस्फेट रिएक्ट किया फिर से फॉस्फेट से, तो डाई बन गया। भाई एक मोनो था पहले से, एक और फॉस्फेट आ गया, तो क्या बन गया? अब यहाँ पर क्या बोले? अब यहाँ पे जो है AMP जो है वो बन गया ADP, एडोनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब यहाँ पर एक और फॉस्फेट ऐड कर दिए ना, तो कितने फॉस्फेट हो गए? 2 फॉस्फेट हो गए। तो बोल दिया एडोनोसिन डाइफॉस्फेट, एडोनोसिन डाइफॉस्फेट। बिल्कुल, अब ये तुम्हारी मर्जी भाई। देखो हम पढ़ा दिए, तुम लोग बच्चे हो नहीं कि तुम लोग, अभी तो तुम्हारी इंटरेस्ट है कि देखो ये सब सारी बातें तुम्हें अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, कि ये चीज़ जानने लायक थी या नहीं थी। बट फिर भी बताएं, ये सब सारी चीज़ें क्लास 12th की सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ADP मिला, और अब पता है अब ADP क्या करेगा? सेम वही प्रोसेस, ADP फिर से रिएक्ट कर दिया, भाई एक और फॉस्फेट ऐड कर दो तो ट्राई बन जाएगा। नहीं, इसके आगे नहीं बनाना है, तो क्या बन जाएगा? ATP। इसको क्या बोलेंगे? एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया ATP। कितना सिंपल सा चीज है, बताओ, है ना? तो दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन ATP इज कन्वर्टेड टू ADP। छोड़ दो ये सब बात की बातें, जाने दो, बहुत ज्यादा डील में। इतनी सी बस बात समझ लो। अगर तुमको कंफ्यूजन है, अगर पहले कंफ्यूजन था ATP और ADP में, तो मेरे ख्याल से इसको समझने के बाद अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं। बेसिक्स एकदम बातें बताए हैं कि ये ATP कहाँ से आया और ये ADP कहाँ से आया और कैसे बना, ADP से ATP कैसे बना। देखो तो यहाँ AMP कैसे बना? एडोनोसिन और प्लस फॉस्फेट। अब ये एडोनोसिन कैसे बना? एडेमाइन प्लस शुगर। ये एडेमाइन क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन। तो लगे हुए एक दूसरे से सीरीज में।
हाँ मेरे ख्याल से ख़त्म होना चाहिए। और एक और चीज़ बचा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी तो बचा है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी वो ट्रैकिया वाला पोर्शन बचा है ना, कैसे कैसे जाती है बॉडी के अंदर, चलो इसको कल फिनिश करा देंगे। फिलहाल यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, कल टेस्ट में ये सब सारी बातें आएंगी, सॉरी परसों मंडे को ये सब आएगा। और केवल बायोलॉजी का टेस्ट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन से लेकर के रेस्पिरेशन के इस पोर्शन तक। क्लियर है? चलो कर लो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो।